हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का 5th लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले हम 4 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। इसी तरह एनसीईआरटी की पूरी किताब हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी इसमें चैप्टर हैं, और इसी के तहत हम लोग 4 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 5वां लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वें लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। दोस्तों, आपने बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी या बहुत से भोज्य पदार्थ खाए होंगे जो आपको खाने में खट्टे महसूस होते हैं। जैसे आपने नींबू खाया होगा, इमली खाई होगी, अचार खाया होगा। तो बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आमतौर पर दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। नींबू खाते हैं, इमली, नमक, शक्कर और सिरके का प्रयोग हम लोग उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद एक समान होता है। आइए हम सारणी के 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। यहाँ पर कुछ सारणी दी हुई है और इसमें आपको ये बताना है कि इनका स्वाद कैसा होता है। चलिए देखते हैं। नींबू का रस, देखा होगा गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय नींबू का शरबत बहुत ही लोकप्रिय है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नींबू का शरबत पीते हैं। तो ये कैसा होता है स्वाद में? ये स्वाद में खट्टा होता है। संतरे का रस, ये मीठा और खट्टा दोनों होता है। सिरका, ये भी खट्टा होता है। दही, ये भी खट्टा। इमली खट्टा। शक्कर मीठी होती है। नमक नमकीन होता है। आंवला खट्टा होता है। खाने का सोडा कसैला होता है। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। कच्चा आम खट्टा होता है। खीरे का कोई स्वाद ही नहीं होता है, ना वो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। ठीक है। चेतावनी भी यहाँ पर दी हुई है, चेतावनी को पढ़ लीजिए। क्या है चेतावनी? कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। तो ये सावधानी रखनी है। आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा है और कुछ का नमकीन है। जैसे नमक का कैसा था? नमकीन था। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? नहीं। बूझो कहता है कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद चखने के लिए, ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहली कहती है नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब पहेली जो है वो ज़्यादा समझदार है बूझो की अपेक्षा। ठीक है, पहेली कहती है नहीं, तुम्हें सावधानी सबसे पहले चेतावनी पढ़नी चाहिए। ठीक है। अम्ल और क्षारक क्या होते हैं? अम्ल और क्षारक क्या होते हैं? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होता है। यानी दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? अम्ल होते हैं। और इंग्लिश में अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है?
अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ये याद रखिएगा कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसियर से हुई है। ज़्यादातर सभी जो शब्द होते हैं ज़्यादातर लैटिन भाषा के ही होते हैं। जिसका अर्थ है खट्टा, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल, क्योंकि ये सब नींबू है, संतरे हैं, सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, तो इनमें जो पाया जाने वाला अम्ल होता है वो प्राकृतिक होता है। तो अम्ल हमें समझ में आ गया कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो इसलिए खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें अम्ल पाया जाता है, और अम्ल की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। खाने का सोडा देखा होगा घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? खाने का सोडा अगर आपने कभी चखा हो तो इसको चेक करके पता करिएगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है, क्योंकि जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसमें कोई अम्ल नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खट्टा नहीं होता है, इसलिए इसका मतलब उसमें कोई अम्ल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई अम्ल नहीं होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, कड़वा होता है या कसैला भी कह सकते हो। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें, यानी इसके विलयन, इसको पानी में घोलकर इसके विलयन को क्या करें, उंगलियों से रगड़ें, तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है? साबुन जैसा चिकना लगता है। साबुन देखा होगा हाथ पर रगड़ने के बाद वो चिकना हो जाता है ना, उसी तरह सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो समझ में आ गया, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और हाथों से रगड़ने पर या स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? इनकी पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारिकी होती है। कैसी होती है? क्षारिकी होती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? इसमें ये बताया गया है कि क्या किसी भी पदार्थ की प्रकृति जानने के लिए हमें चखना जरूरी है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चखने लायक नहीं होते हैं, तो क्या हम उनकी प्रकृति को नहीं जान सकते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हमें किसी भी पदार्थ को ये जानना है कि वो अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, तो इसके लिए हमें विशेष प्रकार के परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक, यानी इनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर सूचक होते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग कैसा हो जाता है? बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। ये याद रखिएगा कि हल्दी, लिटमस और गुड़हल जो होते हैं, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये कैसे होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। इनके द्वारा भी हम ये जान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारकीय है। चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पर अम्लों के नाम दिए हुए हैं और उसमें किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छी ये टेबल बनी हुई है, और ये एग्ज़ाम की जितने भी एग्ज़ाम एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे जो इंटर या हाई स्कूल के एग्ज़ाम हो, उन सब में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल
चींटी के डंक में, बहुत इम्पोर्टेंट है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू। लैक्टिक अम्ल दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल, विटामिन सी भी इसको कहते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम, बहुत इम्पोर्टेंट। टार्टरिक अम्ल कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर में भी एक बार पूछा गया था। और कच्चे आम में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल। इस सारणी को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में या बर्र के डंक में भी हो सकता है फार्मिक अम्ल, ये भी याद रखिएगा, चींटी डंक हो चाहे बर्र होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल की, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल और टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम। ऊपर बताए गए सभी क्या है? अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नीचे क्षारकी हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी कैसा होता है? क्षारक होता है। कैसा होता है? क्षारक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है? एक क्षारकी होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? खिड़की के कांच आदि में साफ करने के लिए मार्जक होता है, एक तरीके का साफ करने वाला मार्जक होता है, खिड़कियों के कांच साफ करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होते हैं? क्षारकी होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? साबुन में, क्योंकि साबुन सोडियम और पोटेशियम के लवणों द्वारा बना होता है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दुधिया मैग्नीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये भी क्या होता है? क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब हमारे आसपास में कौन से प्राकृतिक सूचक पाए जाते हैं? लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस यहाँ पर हमने पढ़ा था, हल्दी लिटमस। लिटमस भी क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। और ये कैसे बनता है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला जो प्राकृतिक सूचक होता है वो लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर अभी चित्र में भी दिया होगा, और अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लाइकेन एक शैवाल होता है जिससे बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? तो लाइकेनों से। ठीक है, जिन बातों पर हम ज़्यादा जोर दें उसको आप ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन का पौधा होता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील शोध होता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोध होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस रंग के रूप में उपलब्ध होता है। जो लिटमस पेपर होता है ये लाल और नीले, ये देखिए, ये लाइकेन का पौधा है। लाइकेन एक शैवाल होता है, और ये लाल लिटमस है, और ये नीला लिटमस है। क्रियाकलाप है, प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। यानी एक नींबू का रस लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए और उसकी एक बूंद को लाल लिटमस पर डालिए। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी दोहराएं। नोट कीजिए कि रंग में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराएं। नल का पानी, अपमार्जक का घोल, वतित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन,
दुधिया यानी मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी आदि संभव हो तो विलयन को औषध में मिलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं कि इनके साथ आप लोग लिटमस को चेक करके देखिए कि किसमें नीला हो रहा है, किसमें लाल हो रहा है। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को बिना किसी पदार्थ के निथार लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी होता है। यह द्रव ही क्या होता है? चूने का पानी होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 5.2 में लिखिए। परीक्षण है यहाँ पर लिटमस पेपर, तो यहाँ पर परीक्षण आप लिख सकते हैं। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। यानी सूची में कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिनका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वो उदासीन विलयन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन विलयन। ये याद रखिएगा कि ऐसे विलयन जिन पर नीले लिटमस या लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे विलयन क्या होते हैं? उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अच्छा, हल्दी से किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं? बचपन में देखा होगा कि जब घर में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हमारे घर में क्या होता है कि हल्दी और चूने को मिलाकर उसका लेप लगाया जाता है, और वो लेप कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हल्दी, इससे भी पता चल सकता है कि कौन सा विलयन कैसा है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता यानी ब्लांटिंग पेपर पर फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। क्या आप देखते हैं? इसी प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थों के विलयन भी परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल्दी के बारे में बताया गया है कि आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ सारणी दी हुई है। यहाँ पर हल्दी के प्रभाव के बारे में, नींबू पर डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतरे का रस डालोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार आप चेक कर सकते हो और अपनी कर सकते हो। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, क्योंकि जब चूने के पानी से हल्दी के जो पत्र होगा उस पर फूल बनाओगे तो वो लाल हो जाएगा। अब बूझो क्या कहता है? बूझो तो हमेशा परेशान ही रहता है। देखो कैसे सर पकड़े है। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। बूझो समझ गया। बूझो को अब समझ में आया कि जो हमारी शर्ट पे जो हल्दी का दाग पड़ जाता है और जब साबुन से धोला जाता है तो वो लाल हो जाता है। तो इसको समझ में आया कि जो साबुन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब गुड़हल के बारे में भी, गुड़हल का भी पुष्प क्या होता है? एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें एक बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय रख दीजिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में प्रयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। यहाँ पर शैम्पू का विलयन है, इस प्रकार से अपना जो है कर सकते हो। सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुड़हल का फूल है वो अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है, जबकि क्षारीय विलयन को क्या कर देता है? हरा कर देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के
सोडे के ठोस कण मिलाता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो, क्योंकि शुष्क अगर मिलाओगे तो क्रिया हो नहीं पाती है, इसलिए विलयन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये लेसन आज हम यहीं तक रखते हैं और इसका जो अगला भाग होगा वो हम अगले पार्ट में, आधा लेसन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसी तरह पूरे लेसन को पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए और इसी तरह हम पूरी किताब को समाप्त करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में कुछ 2 शब्द ज़रूर लिखें। धन्यवाद।